हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज हमारा हिंदी में टेस्ट सीरीज़ का सेट 7 होगा और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्रिया और उसके भेद से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया से क्वेश्चन हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस, एमपीटेट, एचटेट या फिर DSSB हो। इन सब में क्वेश्चन क्रिया से उठा के पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अव्यय, बी ऑप्शन है वाच्य, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है विशेषण। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे ही तो हम क्रिया कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया। देखिए क्रिया क्या होती है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है, क्रिया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि खुशबू नाच रही है, ठीक है, या फिर बच्चा दूध पी रहा है, तो नाचना, दूध पीना, ये सारी क्या हो गई, क्रियाएं हो गई। तो जो कुछ भी हम किसी शब्द या अथवा शब्द समूह के द्वारा जो किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ आपको बताना है अकर्मक क्रिया। तो क्रियाएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं। तो देखिए सिंपल सा है, सा मीन्स होता है साथ, ठीक है, और कर्म का मतलब होता है कर्म, और आ मीन्स होता है नहीं, और कर्म का अर्थ होता है कर्म। यानी कि सकर्मक जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर सीधे कहाँ पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह कहलाती है हमारी सकर्मक क्रियाएं। और जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे कहलाती हैं हमारी अकर्मक क्रियाएं, यानी अकर्मक में कर्म पे फल नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऐसी अकर्मक क्रियाओं को क्या होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये होती हैं हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, ठीक है। ए ऑप्शन है रूठना, बी ऑप्शन है दौड़ना, सी ऑप्शन मुस्कुराना और डी ऑप्शन है पीना। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक कह लीजिए या फिर समझने का एक तरीका कह लीजिए। देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अगर आप क्या और किसको प्रश्न लगाएंगे, क्या और किसको, यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कैसी क्रियाएं हुई, सकर्मक क्रियाएं हुई, और अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रियाएं हुई। अब आइए देखते हैं कैसे। रूठना, रूठने की अगर मैं बात करूं तो रूठना किसको रूठना पता नहीं, दौड़ना किसको दौड़ना नहीं पता, मुस्कुराना किसको मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना नहीं पता। लेकिन अगर मैं बात करूं पीना, तो किसको पीते हो, तो आप कुछ भी पी सकते हो, पानी, जूस, कॉफी, चाय, कुछ भी पी सकते हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पीना जो है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए अभी बात हुई थी सकर्मक क्रिया की, अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है। ए ऑप्शन है सुमन गीत गाती है, बी ऑप्शन है राधा रोती है, सी ऑप्शन है राम फल खाता है और डी ऑप्शन है डाकिया चिट्ठी लाया। तो अभी हमने आपको बताया था कि क्या और किसको। अब वापस हम वही क्या और किसको प्रश्न करेंगे। यदि जिसका उत्तर मिल जाता है वो तो सकर्मक हुई और जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता है वो अकर्मक हो गई, ठीक है। तो सुमन गीत गाती है, सुमन क्या गाती है, उत्तर हमें मिल गया गीत गाती है। किसको गाती है, गीत को गाती है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो गई। राधा रोती है, राधा क्या होती है, क्या रोती है, तो ये उत्तर शायद आपको नहीं मिल रहा है। आइए सी ऑप्शन पे चलते हैं, राम फल खाता है। तो राम क्या खा रहा है, उत्तर मिला राम फल खाता है। राम किसको खाता है, राम फल को खाता है, ठीक है, यानी कि ये भी हमारी सकर्मक क्रिया हुई। लेकिन आपको बताना है कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। आइए एक लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा है वो डाकिया चिट्ठी लाया। तो डाकिया क्या लाया,
चिट्ठी लाया, किसको लाया, चिट्ठी को लाया, यानी कि डी ऑप्शन में भी हमारी सकर्मक क्रिया मिल रही है। अब जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यही हमारी सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ए, सी और डी जो हैं वो सकर्मक क्रिया है। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाम धातु कहलाती हैं। नाम धातु क्या कहलाती है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि नाम धातु क्या होती हैं। धातु से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, अव्यय से बनने वाली क्रिया, या फिर संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है ये देख लेते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के साथ क्रिया जोड़ने से जो एक संयुक्त क्रिया बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा डी ऑप्शन में है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक क्रिया, बहुत बारी इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो आज आप समझ लीजिएगा और आगे कभी गलत नहीं होगा। पूर्वकालिक क्रिया, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन है वह कल आया था, बी ऑप्शन है खून खौलना, सी ऑप्शन है सीता घर में बैठी है, डी ऑप्शन है राम मोहन को मारकर भाग गया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वकालिक। देखिए पूर्वकालिक का अगर हम संधि विच्छेद या फिर इसका अर्थ निकालें हम, तो पूर्वकालिक का अर्थ जो होता है वो होता है पहले से हुआ। क्लियर, पहले से हुआ, यानी कि इसकी जो परिभाषा निकल के आती है कि जब कर्ता जो होता है अगर एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे में लग जाता, तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो 5वें में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम मोहन को मारकर भाग गया, यानी राम ने पहले मोहन को मारा है उसके बाद जाके वो भागा है, यानी कि पहले जो क्रिया समाप्त हुई है उसी में जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, पुजारी ने नहाकर पूजा की, यानी पुजारी सबसे पहले नहाया है उसके बाद वो पूजा की है, तो ये इसमें हो जाएगी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन प्रेरणार्थक, बी ऑप्शन संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन द्विकर्मक और डी ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। तो अभी हमने बात करी थी कि पूर्वकालिक क्रिया यानी कि एक क्रिया जब समाप्त हो जाती है दूसरी क्रिया को करने में, जब कर्ता को कार्य जो लगता है करने में, तो पहली क्रिया जो होती है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पंडित जी हवन कराकर, पहले पंडित जी हवन कराएं और उसके बाद वो कथा कहने लगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर से बात आ गई सकर्मक क्रिया। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही लड़ता है। तो बात करते थे कि क्या और किसको प्रश्न लगाने पर, तो सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसको पकड़ता है, चोर को, सिपाही क्या पकड़ता है, सिपाही चोर पकड़ता है। तो आपको पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन सहायक क्रिया, सी ऑप्शन नाम धातु, डी ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस सकर्मक सहायक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, यानी कि पूरा करने में एक सहायता करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अब एक एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, सहायक क्रिया होती क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं घर जाता हूँ, तो हूँ जो है वो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रही है, तो ये हूँ यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। फिर आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। कैलाश छत से गिर पड़ा, हरीश बस पर चढ़ गया, राजू सदा रोता रहता है, सतीश ने केले खरीदे। अब यहाँ आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो देखिए, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदा, तो सतीश ने केला खरीदा। सतीश किसको खरीदा, तो सतीश केले को खरीदा। यहाँ भी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो थे सकर्मक क्रिया, अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। बंदर केला खाता है, ताजमहल आगरा में बना है, सीता ढोलक बजाती है, पिंकी पत्र लिख रही है। यहाँ आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बंदर क्या खाता है, केला खाता है, यानी ये कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक। हमें बताना है अकर्मक क्रिया। ताजमहल आगरा में बना है, तो ताजमहल क्या है, क्या है, नहीं आंसर मिल रहा है, किसको, नहीं आंसर मिल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं, सीता ढोलक बजाती है, सीता क्या बजाती है, ढोलक, किसको बजाती है, ढोलक को बजाती है। इसी तरह डी ऑप्शन आपका है, पिंकी पत्र लिख रही है, पिंकी क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमें क्या और किसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, इस वाक्य की पहचान करें। हेतु हेतुमत भूतकाल, बी ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल, सी ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल, डी ऑप्शन है सामान्य भूतकाल। तो देखिए सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी कि यहाँ क्या बातें करी जा रही है कि अगर सुरेश मेहनत करता तो शायद वो सफल हो जाता, यानी कि यहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। अब हेतु हेतुमत भूतकाल होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जिस क्रियापदों से भूतकाल में कार्य के होने का संकेत तो मिलता है, यानी कि संकेत मिल रहा है कि कार्य हो रहा है, परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। यानी कि सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी उसने मेहनत करी नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेख लिखा गया वाक्य में है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाच्य, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाच्य होता क्या है। बाकी लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेख लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि कर्म की यहाँ पे प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध जो होता है वो कर्म से होता है, तो यहाँ क्रिया का लिखना का सीधा संबंध किससे, लेख से है, और लेख हमारा कर्म हो गया, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभव है कल मैं ना आऊं, इस वाक्य की पहचान करें। तो संभव है कल मैं ना आऊं, ये कौन सा वाक्य है, इसकी पहचान आपको करनी है। ए ऑप्शन सामान्य भविष्यकाल, बी ऑप्शन संभाव्य भविष्यकाल, सी ऑप्शन हेतु हेतुमत भविष्यकाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संभव है कल मैं ना आऊं, संभव है यानी कि यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, क्लियर नहीं है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि संभाव्य भविष्यकाल होता क्या है। देखिए क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य के होने या करने की संभावना का पता चलता है उसे ही हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह है कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का जो एक सीधा और प्रधान संबंध होता है अगर वो कर्ता से होता है तो वहां पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फल खाया है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। मैंने फल खाया है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए मैंने फल खाया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी यानी कि कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। तो मैंने फल खाया है, मैंने अभी अभी तुरंत ही फल खाया हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुमने गाया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल, तुमने गाया होगा, सॉरी यहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब देखते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। यानी कि यहाँ संशय बना हुआ है कि पता नहीं तुमने गाया भी होगा या नहीं गाया होगा। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के क्रिया के होने पे शक होता है, संदिग्ध भूतकाल में शक एक पैदा होता है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह पाया जाता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल, तुमने गाया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह क्रिया के समय का बोध कराता है, बिल्कुल कराता है। काल जो है वो समय का ही बोध कराता है। क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, ये भी सही है। काल क्रिया का विकास है और इनमें से सभी। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो काल के बारे में बिल्कुल सत्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त हुई है? वह पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो देखिए वह पढ़ता होगा, अब यहाँ पे एक शक किया जा रहा है कि संदिग्धता यहाँ पे व्याप्त है कि पता नहीं वो पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। देखिए संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने पर शक हो, सिंपल सा है कि जहाँ पे शक होता है वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भूत। देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पे देखिए चुका हूँ, बात हो क्लियर हो गई है, यानी कि कार्य जो हुआ है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण भूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि यहाँ पे पूर्ण भूत हो जाएगा। क्लियर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है वो है उसने पुस्तक पढ़ी, यानी कि पढ़ी, अभी तुरंत ही उसने पुस्तक पढ़ा है क्योंकि सामान्य भूतकाल लिखा हुआ था। ठीक है, भूतकाल अगर पूछा होता तो शायद ए ऑप्शन राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ सामान्य भूतकाल पूछा है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्रिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है हमने। क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।